हाय। सो आज हमारा सेकंड लेक्चर होगा। जो हमने सीक्वेंस डिसाइड किया था उसके हिसाब से आज हमारा सेकंड लेक्चर होगा स्टेटमेंट विथ क्वांटिफायर्स के ऊपर। जो मैंने उत्तर दर्शन वाला जो लास्ट लेक्चर लिया था उसमें आपको बताया भी था कि जो लास्ट टू एग्जांपल्स थे उस पे उससे ही वो स्टेटमेंट विथ क्वांटिफायर्स क्लियर हो जाएगा। पर कुछ मोटिवेशनल एग्जांपल भी लेंगे हम। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि कौन-कौन से क्वांटिफायर्स होते हैं, उसका नोटेशंस क्या होता है, उसको उसका नेगेशन करने से क्या होगा, फिर और क्या-क्या उसकी प्रॉपर्टीज, उसका सेट वगैरह क्या होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड उस पे एग्जांपल भी दूंगा। सो चलिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। सो स्टेटमेंट विथ क्वांटिफायर्स जो हमने लास्ट टू एग्जांपल्स किए थे उसको एक बार दोहरा देता हूँ, उसके स्टेटमेंट्स सिर्फ दोहरा देता हूँ एक बार। चौथा और पांचवा। नंबर 4 क्या था? फॉर एनी एक्स इन आर साइन एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। ये एक एग्जांपल था लास्ट, सेकंड लास्ट। और लास्ट वाला एग्जांपल था, सॉरी, लास्ट वाला एग्जांपल था एवरी कंटीन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। राइट, ये टू एग्जांपल्स हमने लिए थे लास्ट में। ठीक, कुछ अब मोटिवेशनल एग्जांपल्स लेता हूं मैं, और बाद में उसका नेगेशन देखेंगे। उसका नेगेशन हमने इन दोनों का नेगेशन हमने किया भी था, इन दोनों का नेगेशन हमने किया भी था, लेकिन फिर से हम देखेंगे कि क्या होता है इन दोनों का नेगेशन, और उसके बाद जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं उसका नेगेशन क्या होगा। ठीक। सो हम लेते हैं मोटिवेशनल एग्जांपल्स। ठीक। देन सो मोटिवेशनल एग्जांपल लेते हैं एग्जांपल्स। सो फर्स्ट एग्जांपल क्या होगा? हाँ, ओके, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एवरी बर्ड ऑन द अर्थ हैज feathers। has feathers मतलब दुनिया पे जितने भी बर्ड्स है उनके पास वो पूछ पूछ होती है। feathers मीन्स पूछ कहते हैं ना उसको। ठीक, तो वो हो गया। दूसरा लेते हैं। some students of this class forgot forgot to submit homework।
some student of this class forgot to submit homework. ठीक, सो ये हो गया। फिर हम एक दूसरा लेते हैं पेपर। हाँ, तीसरा 5 लेंगे, 5। ठीक। There exists a planet in Milky Way galaxy which can support life. ठीक। There exists a planet in Milky Way galaxy. Uh, क्या था? There exists a planet in Milky Way galaxy which can support life. है कि कोई दिक्कत नहीं, चलो चौथा लेते हैं। चौथा एग्जांपल क्या था? चौथा एग्जांपल लेते हैं कि every student in this class has a textbook. This class has a textbook. Then और पांचवा एग्जांपल ले लेते हैं। पांचवा, all cars of Tata Motors requires fuel to run. Okay, Tata, okay, कैपिटल है ना, सभी लेटर। ओके, मोटर्स requires to, ओके, डन। तो ये 5 एग्जांपल्स है। आपने कुछ ऑब्जर्व किया इन सारे एग्जांपल में, जो हमने लास्ट टाइम किए थे वो, और जो आज किए हैं वो, उन सब में आपने कुछ ऑब्जर्व किया? क्या ऑब्जर्व करने लायक था? देखो, सभी जगह एवरी, फॉर एनी, एवरी, एवरी, सम स्टूडेंट, देयर एक्सिस्ट, एवरी, ऑल, ये वर्ड्स बार बार यूज हो रहे हैं, बार बार। ठीक। तो क्यों हो रहे
क्यों हो रहा है का मतलब हमने ऐसे एग्जाम्पल लिए जिसमें ऐसे वर्ड्स आते हैं, ठीक। लेकिन इस टाइप के जो एग्जाम्पल होते हैं ना, ये जो देखो, फॉर फॉर एनी, फॉर ऑल, एवरी, फिर सम, देयर एग्जिस्ट, देयर इज, वैसे टाइप के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, उस टाइप के स्टेटमेंट्स को कहते हैं स्टेटमेंट्स विथ क्वांटिफायर्स, ठीक। अच्छा, क्यों? देखो, अ, दो टाइप के क्वांटिफायर्स हम डिफाइन करते हैं यूजुअली मैथमेटिक्स में। कौन कौन से दो टाइप के क्वांटिफायर्स होते हैं हम जो डिफाइन करते हैं वो, हम दो टाइप के क्वांटिफायर्स डिफाइन करते हैं। अ, पहला आता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, ठीक। और दूसरा होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। क्या होता है? ठीक, दो टाइप के होते हैं, ठीक। ओके, इसको नहीं लिखता हूँ क्योंकि इधर मेरे को जगह चाहिए, ठीक। 1 सेकंड में चार्जिंग पे लगा देता हूँ इसको। सो दो टाइप के क्वांटिफायर्स होते हैं, एक होते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स, एक होता है एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर। सो यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स में क्या होता है और एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स में क्या होता है? सो यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स में जैसे अपने बार बार यूज किया, फॉर ऑल, फिर आता है ऑल, फिर एवरी, ठीक। ऐसे सब आते हैं, उसको हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर कहते हैं। और 1 सेकंड, इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ क्योंकि इधर मेरे को और डिटेल्स लिखनी है। हम्म so, इसका सिंबल होता है, इसका एक सिंबल होता है, इस सिंबल को ऐसे ऐसे डिनोट करते हैं, फॉर ऑल। इसको गिवन एनी भी कहते हैं, ठीक। काफी सारी जगह पे यूज होगा, मैं आपको दिखाऊंगा। ये सारे वर्ड्स इंग्लिश में है, लेकिन इसका यूज क्या होता है? यूनिवर्सल क्वांटिफायर मीन्स काफी जगह पर एवरी सूट होता है, काफी जगह पर फॉर ऑल सूट होता है, काफी जगह पर गिवन एनी सूट होगा। लेकिन इस जब ऐसे वर्ड्स आपको दिए गए हो तो उस जगह पर आता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर जिसको ऐसे डिनोट करते हैं। और दूसरा होता है एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो देर देर इज, देर एग्जिस्ट, फिर आता है सम, एटलीस्ट वन, सॉरी, देन। तो ऐसे काफी सारे वर्ड्स होते हैं, जिस जगह पे जो सूट होगा वही, सेम इसकी तरह इंग्लिश वर्ड्स में जो सूट होगा वो। लेकिन इसके इसका नोटेशन ऐसे होता है, इसका नोटेशन ऐसे होता है, और इसको देयर एग्जिस्ट ही कहते हैं। वो कैसे सूट होगा वो भी मैं आपको
बता दूंगा। ठीक। दूसरी चीज जो इधर ऑब्जर्व करने लायक है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसको मैं थोड़ा बंद कर देता हूँ। बंद मीन्स इसको एक बॉक्स में रख देता हूँ, तो क्या है ना कि आप जब भी पढ़ने बैठे तो एक साथ आपको दिख जाए। ये क्यों हो गया? ठीक। ठीक है, ठीक। चलो डन। मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ। बॉक्स कहाँ से आएगा? हाँ, इंसर्ट में से आएगा। शिफ्ट स्क्वायर, इसको ऐसे डन। ठीक। इसको स्टाइल कर देते हैं इस तरीके से। ओके, स्टाइल है इसका, नो फिल होगा। आउटलाइन तो चाहिए, रेड कलर की कर देता हूँ। और फिल, नो फिल। डन हो गया। सो डन, ये चीज हो गई। ओके, एक और चीज जो ऑब्जर्व करनी है इधर आपको, वो क्या होगी? मैं ग्रीन पेन ले लेता हूँ। ओके डन। तो उसमें जो ऑब्जर्व करने के लिए है आपके पास, वो है हम्म, जो ऑब्जर्व करने के लिए है आपके पास वो है, देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस वाले से स्टार्ट करता हूँ, ये इजी रहेगा। एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। सो मैं एक सेट डिफाइन कर सकता हूँ इधर। कौन सा? अब सोचो कि भाई मैं एक सेट डिफाइन कर दूं एस। ठीक। वो कैसा होगा? मैं एस डिफाइन करता हूँ, एस कैसा होगा? ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन। सभी कंटिन्यूअस फंक्शन का सेट डिफाइन कर दिया। और हम कर क्या सकते हैं उसमें? उसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो एवरी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ फंक्शन के लिए एफ है, एफ बिलोंग्स टू एस। एस माने ये सेट, उसके पास प्रॉपर्टी है एफ इज डिफरेंशिएबल। और एवरी के लिए हम क्वांटिफायर कौन सा यूज करेंगे? इधर हमने लिखा एवरी के लिए कौन सा क्वांटिफायर होता है? यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ठीक। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर हम यूज करेंगे, तो इसको नोटेशन में कैसे लिख पाएंगे कि फॉर ऑल, और फॉर ऑल एफ इन एस, फॉर ऑल एफ इन एस, एफ इज डिफरेंशिएबल। देन सो देखो, हमारे पास दो चीज आई। कौन कौन सी? एक तो आ गया सेट, और दूसरी चीज आई एक कंडीशन। कंडीशन माने प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी। मतलब सेट, एक सेट डिफाइन किया, कौन सा? कंटिन्यूअस फंक्शन वाला। और उस सेट के एलिमेंट पे एक प्रॉपर्टी डिफाइंड होती है। तो आप कोई भी क्वांटिफायर वाला स्टेटमेंट, सॉरी हाँ, क्वांटिफायर वाला स्टेटमेंट लोगे तो उसमें क्या होगा? एक तो
पहले आपको एक सेट कॉन्टेक्स्ट मिलेगा, एक सेट मिलेगा आपको, ठीक। और उस सेट पे से आप क्या कर सकते हो, उस सेट के एलिमेंट पे आप एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हो। इसमें भी कर सकते हैं, देखो इसमें क्या कर सकते हैं, इस वाले एग्जांपल में, इस वाले एग्जांपल में, चौथे एग्जांपल में हम कर सकते हैं कि भाई फॉर एनी एक्स इन आर, फॉर एनी एक्स इन आर sin x belongs to -1 to 1, ओके। सो इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें कौन सा सेट लेंगे, तो सेट क्या लेंगे हम, x, अरे सॉरी r लेंगे, क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे, x ले रहे हैं इस इसमें से, r में से, जिसपे साइन अप्लाई करने से वो वैल्यू -1 और 1 के बीच में आएगी। तो सेट कौन सा हो गया, सेट हो गया, सॉरी सर, सेट इसमें हो गया r। तो इसको क्वांटिफायर के टर्म में कैसे लिखेंगे, प्रॉपर्टी क्या हो गई, ये वाली प्रॉपर्टी हो गई, ये वाली हो गई आपकी, इसमें ये वाली प्रॉपर्टी हो गई थी, ठीक। तो इसमें प्रॉपर्टी हो गई है, तो इसको क्वांटिफायर के टर्म में कैसे लिखेंगे, नोटेशन वाले टर्म में, फॉर ऑल एक्स इन आर साइन एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, -1 to 1, डन, इतना गया। इन सब में ऐसा कर सकते हो आप, ठीक। इसको होमवर्क कर दो, एक आध दो मैं दिखा देता हूँ, इसमें क्या मतलब बता देता हूँ, लिखूंगा नहीं मैं, देखो लिखता नहीं हूं मैं, ठीक। आप खुद से लिखना, एवरी बर्ड ऑन द अर्थ हैज अ फीदर। तो अब एवरी बर्ड, तो हम इसमें सेट कौन सा डिफाइन करेंगे, ओके लिख देता हूँ, चलो सेट डिफाइन करेंगे, बर्ड ऑल बर्ड, ओके सॉरी, ये आई क्यों ऐसा हो रहा है, ऑन अर्थ, ये सेट डिफाइंड हो गया हमारा। प्रॉपर्टी क्या हो गई, तो सपोज एक्स इन, एक्स इन इस सेट को हम एस कह देते हैं, ओके, इस सेट को हम एस कह देते हैं, तो ऑल एक्स इन एस, एक्स हैज फीचर्स, ये क्वांटिफायर वाला स्टेटमेंट हो गया। तो और प्रॉपर्टी क्या हो गई, एक्स हैज फीचर्स, ठीक। सो 1 सेकेंड, कॉल आ रहा है मेरा, सो सॉरी डिस्टरबेंस हो रहा है आज थोड़ा सा, ओके, उसके लिए माफ कर देना, ओ उसके लिए माफ कर देना, सॉरी यार, लेकिन क्या कर सकते हैं, ओके। सम स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास फॉरगॉट टू सबमिट होमवर्क, इस क्लास के कुछ बच्चों ने होमवर्क सबमिट नहीं किया है। सो उसमें भी आप सेट कौन सा लेंगे, सेट ले लेंगे आप, देखो मैं सेट के लिए ना आपको अंडरलाइन करके दे रहा हूँ, सेट के लिए मैं पिंक लाइन लूंगा, तो स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, ऑल स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, आप सेट ले लेना। सेट कौन सा लोगे, कि सभी स्टूडेंट, जो क्लास में जितने भी स्टूडेंट है उस सभी स्टूडेंट का आप सेट बना लो, उसमें से कुछ स्टूडेंट ने आप होमवर्क नहीं किया ना,
तो उसका प्रॉपर्टी क्या हो गया कि होमवर्क सबमिट नहीं किया, फॉरगॉट टू सबमिट होमवर्क, देन ये प्रॉपर्टी हो गई। और क्वांटिफायर कौन सा हो गया आपके पास? क्वांटिफायर के लिए मैं ये वाला दिख रहा है। ओके, नहीं मजा नहीं 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 नहीं, मजा नहीं आ रहा। कुछ डिफरेंट कलर यार, मतलब दिखना तो चाहिए। ओके, ये दिख जाएगा। ओके, तो ये हो गया एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। सो आपको ये एक एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर वाला एक एग्जांपल लिख के दिखा देता हूँ कि भाई सपोज सेट ले लिया एस। एस सेट कौन सा होगा? ऑल स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास एंड ओके, ऑफ दिस क्लास। एंड दूसरी चीज क्या होगी कि भाई प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी कौन सी होगी? प्रॉपर्टी हम डिफाइन कर सकते हैं, आपको ऐसे लिखना है, देख लो, एक लिख के दिखा दे रहा हूँ प्रॉपर। आपको ऐसे लिखना है, एग्जांपल जब मैं दूंगा तब। प्रॉपर्टी कौन सी होगी? फॉरगॉट टू सबमिट, फॉरगेट टू सबमिट होमवर्क। ठीक, और उस पहला चीज ये, दूसरा चीज ये, और तीसरा चीज होगा। सो क्या हुआ इधर? हाँ, प्रॉपर्टी ये हो गई। और इन टर्म्स ऑफ क्वांटिफायर्स आप कैसे लिखेंगे? इन टर्म्स ऑफ क्वांटिफायर आप लिखेंगे there exist there exist uh, s in s or x in s, x okay, x x forgot to submit homework, डन। तो आपको ऐसे लिखना है। वैसे ही इस एग्जांपल में क्या होगा कि there exists a planet in Milky Way galaxy which can support life, मीन्स मिल्की वे गैलेक्सी मीन्स जो हमारी हमारी गैलेक्सी है, हमारा जो सौर मंडल, सोलर सिस्टम जिस गैलेक्सी में है, उस गैलेक्सी को मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। ठीक, उस गैलेक्सी का नाम मिल्की वे गैलेक्सी दिया है। तो उसमें एक प्लेनेट है कि जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिसमें जीवन जिया जा सकता है। तो हमारा क्वांटिफायर क्या हो गया? देयर एग्जिस्ट, इसमें तो क्लियर है, देयर एग्जिस्ट क्वांटिफायर हो गया, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर हो गया आपका। इसमें प्रॉपर्टी कौन सी हो गई? कैन सपोर्टिंग लाइफ, सपोर्ट लाइफ, सपोर्ट द लाइफ, लाइफ को सपोर्ट करता है, जिसमें जिया जा सकता है, जिसमें मतलब जीना संभव है उस। और सेट कौन सा हो गया? ऑल प्लेनेट, ओ सॉरी, ये क्या हो गया? ऑल प्लेनेट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, ऑल प्लेनेट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी हमारा सेट हो गया। ठीक,
एक्स कैन सपोर्ट लाइफ, ठीक। जो हम सेट ले गए एस एस, सेट कौन सा होएगा कि a planet in which Milky Way, sorry, in Milky Way galaxy which can support life. So X in S which can support life. Okay, done. ऐसे हो जाएगा। अब आएगा हमारा पांचवा एग्जाम्पल। तो पांचवा एग्जाम्पल में सबसे पहले क्वांटिफायर कौन सा होगा? एवरी। एवरी के लिए हम कौन सा क्वांटिफायर यूज करते हैं? एवरी के लिए हम क्वांटिफायर यूज करते हैं कौन सा? फॉर ऑल, मतलब यूनिवर्सल क्वांटिफायर। फिर ओके, इधर रह गया, इधर एग्जिस्ट। फिर हमारा सेट कॉन्टेक्स्ट क्या होगा? सेट कॉन्टेक्ट, सेट कॉन्टेक्ट कॉन्सेप्ट सेट कॉन्टेक्स्ट होगा हमारा स्टूडेंट इन दिस क्लास, मतलब ऑल स्टूडेंट इन दिस क्लास, इस क्लास के सभी स्टूडेंट्स। वो हमारा सेट कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। और प्रॉपर्टी क्या होगी? हैविंग अ टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक होना वो उसकी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक। ये भी डन है। और दूसरी चीज, लास्ट वाला एग्जांपल हमारा, उसमें भी अ, हमें क्या करना है कि ओके, इधर क्वांटिफायर, क्वांटिफायर कौन सा होगा? क्वांटिफायर होगा हमारा ऑल, मीन्स यूनिवर्सल क्वांटिफायर हो जाएगा। ओके, सो इसमें क्वांटिफायर हो गया फॉर ऑल, मतलब यूनिवर्सल क्वांटिफायर। सेट कॉन्टेक्स्ट क्या होगा हमारा? ऑल कार्स ऑफ टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स की जितने भी कार्स है, जितने भी तरह की कार्स है वो सभी आ जाएगी। और तीसरी चीज होगी हमारा क्या? प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी क्या होगी? रिक्वायर रिक्वायर्ड फ्यूल टू रन, ये पूरी प्रॉपर्टी हो जाएगी। एक्स रिक्वायर्ड फ्यूल टू रन, डन। तो ये प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो उतनी चीज समझ में आ जाएगी, इतनी चीज समझ में आएगी। तो पहले आप अ, थोड़ा सा ब्रेक लो इस चीज के लिए कि ये क्या किया है हमने, ठीक। हमने क्या किया, क्या क्या सीखा। क्वांटी सबसे पहले सोचो क्वांटिफायर क्या होते हैं, ठीक। फिर सोचो कि भाई क्वांटिफायर के कितने तरह के होते हैं, ये हो गया। फिर सोचो उसके नोटेशन क्या होते हैं, उसको बोला कैसे जाता है, ठीक। उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और वो कहाँ कहाँ पर यूज होंगे, ठीक। वो सोच लो। फिर सोचो कि भाई जो मैंने करा है उस एग्जाम्पल को देखो पहले, उस एग्जाम्पल को देखो पहले कि मैंने क्या क्या करवाया है, ठीक। और उसके बाद आप जितने भी एग्जाम्पल मैंने सिर्फ टिक किए हैं, उसको मैंने लिखा नहीं है, उसको आप लिख के देखो, ठीक। ओके, डन। सो मैं जो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दूंगा उसको मैं डिस्कस करूंगा, तो उस पे से ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक। उत्तर दर्शन वाले जो सेशन में हम डिस्कस करेंगे ना, उससे ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं एक फिर से क्लियर कर देता हूँ एक चीज। अगर मेरे को क्या दिया गया है, अगर मेरे को दिया गया है एक सेट, सेट दिया गया है, सेट मुझे दिया गया है एक्स,
एक x नामक एक सेट मुझे दिया गया है और उसके साथ मैंने प्रॉपर्टी भी ली है, एक प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी मैंने p कह दी। ठीक, x नामक सेट है और प्रॉपर्टी p है। तो हम इसमें से कितने प्रकार के एग्जाम्पल बना सकते हैं, कितने प्रकार के स्टेटमेंट बना सकते हैं, सॉरी एग्जाम्पल नहीं, कितने प्रकार के स्टेटमेंट बना सकते हैं? दो। कौन कौन से दो? मैं लिख के देता हूँ आपको। अ, पहला पहला प्रकार होगा कि x में जितने भी एलिमेंट्स है, फॉर ऑल x इन x, x में जितने भी एलिमेंट्स है उन सब के लिए x हैज प्रॉपर्टी p। मतलब x में इस सेट में जितने भी एलिमेंट है उस वो सब इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। एक तो ये हो गया। ठीक, और दूसरा एग्जांपल होगा मेरा, मतलब दूसरा टाइप होगा स्टेटमेंट का कि भाई, दूसरा टाइप होगा मेरा कि भाई इस सेट में से कुछ एक्स ऐसे मिल जाएंगे मेरे को, देयर एग्जिस्ट एक्स इन एक्स, एक्स हैज प्रॉपर्टी p। ठीक, ऐसा हो सकता है। ये दोनों, दो ही संभावना हो सकती है। अगर मेरे को एक सेट दिया जाए x और एक प्रॉपर्टी दिया जाए p, तो मेरे पास दो ही संभावना हो सकती है। या तो x के सभी एलिमेंट्स सभी एलिमेंट्स प्रॉपर्टी p को फॉलो करेंगे, या तो x के कुछ एलिमेंट्स ऐसे होगी जो प्रॉपर्टी p को फॉलो करेंगे। देखो इन सब में ऐसा हो रहा है, इन सब में ऐसा हो रहा है। देखो इसमें इसमें सारे एलिमेंट सभी f जो s में है वो a प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक, इसमें भी देखो कि जितने भी x इस s में है वो सब इस x वाली मतलब फिगर वाली प्रॉपर्टी को ही फॉलो कर रहे हैं। इसमें देखो ये दूसरा टाइप है, ये दूसरा टाइप हो गया कि भाई S जो सेट है उसमें से कुछ एलिमेंट ऐसे मिलेंगे जो ये P वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक, सो दो ही प्रकार हो सकते हैं। अगर मेरे को एक सेट दिया जाए और एक प्रॉपर्टी दी जाए तो उसमें दो ही प्रकार के स्टेटमेंट बन सकते हैं। समझ रहे हो? अब समझो, इसको थोड़ा डिटेलिंग करते हैं। इसको करते क्या है कि भाई देखो, आ, ये वाला देखो कि जितने भी एक्स है इस आ, इस एक्स में से मैं हर एक एक्स ले रहा हूं। समझो, ये जो एक्स है, कैपिटल एक्स सेट है, उसमें से एक एक्स में ले रहा हूं, उसको प्रॉपर्टी पी में डाल रहा हूं, प्रॉपर्टी पी उस पर फिट बैठ रही है तो सही है। फिर दूसरा ले रहा हूँ, उस पे भी चेक कर रहा हूँ, वो भी सही है। फिर तीसरा ले रहा हूँ, उसको भी चेक कर रहा हूँ, और फिर कह रहा हूँ कि इस पे भी सही है। ऐसा करके जितने भी एलिमेंट है टेक्स्ट के, उन सभी के लिए मैं चेक कर रहा हूँ। सभी के लिए चेक हो गया, मेरा सभी के लिए चेक हो गया, सभी एलिमेंट प्रॉपर्टी पी को फॉलो कर रहे हैं। तो मैं ऐसा भी तो कह सकता हूँ कि गिवन एनी यहाँ पे होगा, गिवन एनी एक्स इन एक्स है, आप कोई भी एक्स मुझे दे दोगे, वो एक्स इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा होगा। ऐसा मैं कह सकता हूं। अब समझो बात को। अब क्या हो रहा है कि इसका नेगेशन क्या होगा? आपने
अभी तक नेगेशन जो पढ़ा है उसमें क्या किया? आप खुद सोचो कि जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है, जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है, वो अगर गलत है तो हम क्या कह सकते हैं? जैसे मैं लंबा आदमी हूं, उसका नेगेशन आपने क्या किया था कि मैं लंबा आदमी नहीं हूं, मतलब मैं लंबा आदमी हूं वो गलत हो गया, तो उसपे से क्या कंक्लूजन निकाला आपने कि मैं लंबा आदमी नहीं हूं, मतलब मैं। ओके, देन सो इस स्टेटमेंट को गलत होना है। ओके, पहले नेगेशन का बोर्ड मार लेते हैं हम। ठीक, अगर इस स्टेटमेंट को गलत होना है तो आप क्या करोगे? ठीक, ओके, इस स्टेटमेंट को पहले वाले स्टेटमेंट को अगर गलत होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि देखो, मैंने एक एक्स निकाला, वो एक्स पे मैंने पी वाली प्रॉपर्टी चेक की, वो सही हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एक्स निकाला, वो उस पे भी वो सही हो गई, गलत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा निकाला, उस पे ये प्रॉपर्टी सही नहीं हुई, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि मैंने क्या कहा है कि मैं कोई भी एक्स एक्स में से लूंगा, ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगी, लेकिन मेरे को एक ऐसा एक्स मिल गया कि जिसके लिए ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही, तो तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि मैंने सभी एक्स के लिए किया है ना, कहा है कि सभी एक्स के लिए सही होनी चाहिए, लेकिन एक ऐसा एक्स मिल गया मेरे को जिसके लिए सही नहीं होगी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो पहला स्टेटमेंट गलत कैसे होगा कि मेरे को देर देर इज एटलीस्ट वन एक्स इन कैपिटल एक्स हैव, ओके, एक्स डज नॉट हैव प्रॉपर्टी पी, मतलब एक ऐसा एक्स मिल जाएगा मेरे को कि जिसके लिए ये जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक, ओके, सेम दूसरा स्टेटमेंट मैं लेता हूं, इसमें जो है कि भाई मेरे को एक एक्स ऐसा मिल रहा है जिसके लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, इस चीज को ऐसा ही करेंगे। ये 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 चीज क्या कह रहा है, मुझे कुछ एक्स ऐसे मिल रहा है, कुछ एक्स के लिए, मतलब कुछ एक्स के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही, तो हम चेक क्या करेंगे उसके लिए? पहला पहला एक्स लिया, उस पे पी चेक किया, मतलब पी वाली प्रॉपर्टी चेक की, सेटिस्फाई नहीं हो रही है। दूसरा एक्स लिया, उस पे पी वाली प्रॉपर्टी चेक की, उस पे भी नहीं हो रहा है। फिर तीसरा ले रहा हूं, उस पे हो गई, तो फिर मेरे को देखने की जरूरत नहीं है आगे। अगर एक पे भी हो गई तो फिर मुझे आगे देखने की जरूरत नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत कब हुआ? मैंने पहला लिया, उस पे नहीं हुआ, दूसरा लिया, उस पे नहीं हुआ, तीसरा लिया, सभी देख लिया मैंने, पर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ही नहीं हो रही है, तब भी ये स्टेटमेंट गलत होगा। इसका मतलब कि मेरे को हर एक एक्स लेके मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। अगर सभी एक्स के लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तभी ये स्टेटमेंट गलत होगा। तो उसके उसके लिए हम क्या करेंगे?
ओके, इसको अ, इसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसको क्वांटिफायर में लिख लेंगे। ठीक। दूसरा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स डज नॉट हैव ओके डन। सभी एक्स के लिए प्रॉपर्टी पी फॉलो नहीं होगी। अब क्या करेंगे हम? ओके। हम्म इसको क्वांटिफायर के टर्म में कैसे लिखेंगे? हाँ, इसको क्वांटिफायर के टर्म में कैसे लिखेंगे? देयर एग्जिस्ट, देयर इज मीन्स देयर एग्जिस्ट वाला, मतलब एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज होगा। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्स, मतलब वो ये पूरा इसमें आ गया, देयर एग्जिस्ट में आ जाएगा। देयर एग्जिस्ट एक्स, इसको क्वांटिफायर के टर्म में लिख रहे हैं ना, तो कुछ अलग लिख लेते हैं, चलो अलग कलर से लिख लेते हैं। ठीक, इसको इसमें देयर एग्जिस्ट एक्स इन, ओके, एक्स इन एक्स, ये सेट हो गया, सेट कॉन्टेक्स्ट। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? पी एक्स डज नॉट हैव, ओके, ये तो पूरा का पूरा ऐसे ही आएगा, इसमें तो कोई सिंबल नहीं आएगा। ठीक, सेम इसी के लिए ये भी ऐसा ही होगा। अब इसमें क्वांटिफायर कौन सा यूज हो रहा है? फॉर ऑल एक्स इन एक्स, एक्स डज नॉट हैव प्रॉपर्टी, ये भी समझेगा। ओके, इसका नेगेशन हो गया। तो वैसे ही इन सब का नेगेशन होगा, वैसे ही इन सब का नेगेशन होगा। ठीक, हम बारी बारी देख लेंगे, बारी बारी देख लेते हैं कि स्टेटमेंट और उसका नेगेशन क्या हो रहा है। ठीक, ओके, तो उसको बारी बारी देख लेते हैं। कौन पहला, कौन सा था? ओके, ठीक, तो नॉट वन ले लेते हैं, नॉट वन ले लेते हैं। कि पहला कौन सा था, एग्जाम्पल कौन सा था? एवरी बर्ड, एवरी बर्ड ऑन अर्थ हैज फीदर, सो उसका नेगेशन क्या होगा? देयर इज एटलीस्ट वन, ओके, देयर is at least one bird on this earth, on the earth
on the earth that does not have feathers. That feathers. Then मतलब ये समझ में आ रहा है आपको क्यों हो रहा है? आपके पास क्या था? ओके, फिर से समझाता हूँ उसको। एवरी बर्ड ऑन दिस अर्थ हैव फीदर। मतलब हर एक बर्ड जो इस अर्थ पे है उन सभी के पास वो पंख कहते हैं या पूंछ कहते हैं, मुझे हिंदी में प्रॉपर मुझे पता नहीं पूंछ कहते हैं या पंख कहते हैं। ठीक। सो उसके पास फीदर्स है। ठीक। ये हमारा मेन स्टेटमेंट था। तो वो गलत कब होगा? मैं एक ऐसा बर्ड मैं ढूंढ के दे दूं कि जिसके पास फीदर नहीं है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। उसको क्वांटिफायर के टर्म में कैसे लिखेंगे? सेट डिफाइन किया है हमने, सब डिफाइन किया है इधर। एस सेट कौन सा डिफाइन किया है? एस। सो इसको क्वांटिफायर के टर्म में कैसे लिखेंगे? हम उसको क्वांटिफायर के टर्म में लिखेंगे फॉर there exist x in s x does not have feathers, then दूसरी लेते हैं, दूसरा स्टेटमेंट लेते हैं। दूसरा क्या है? Some students of this class forgot to submit homework. So उसका नेगेशन क्या होगा? अच्छा, तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि पूरे क्लास में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो होमवर्क सबमिट करना भूल गए। तो उसका नेगेशन क्या होगा कि क्लास में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जो होमवर्क सबमिट करना भूल गया है। तो क्लास के सभी बच्चों ने होमवर्क सबमिट कर दिया है, उसका नेगेशन हो गया। सो वो कैसे लिखेंगे? ऑल ओके नॉट ओके ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास of this class submitted homework. Then इसको क्वांटिफायर के टर्म में कैसे लिखेंगे वो भी देख लो। कौन सा क्वांटिफायर रहेगा? यूनिवर्सल क्वांटिफायर ऑल एक्स इन एस एक्स सबमिटेड होमवर्क। ओ सर, देन तीसरी चीज ले लेते नॉट थ्री। थ्री क्या था? There exists a planet in Milky Way galaxy which can support life। मतलब पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में से मेरे को एक एक ऐसा ग्रह, एक ऐसा प्लेनेट मेरे को मिलेगा कि जो लाइफ को सपोर्ट करता है। मतलब
जीवन को सपोर्ट करता है, मतलब जो हमारा जीवन है उसको सपोर्ट करता है, ठीक। सो उसका नेगेशन क्या होगा कि मेरे को एक भी ऐसा प्लेनेट पूरे मिल्की वे गैलेक्सी में नहीं मिलेगा कि जो लाइफ को सपोर्ट करता है। तो मतलब कि हर एक प्लेनेट जो मिल्की वे गैलेक्सी में है उस पे लाइफ, उस पे जीवन संभव नहीं है, ठीक। तो कैसे लिखेंगे? ऑल प्लैनेट्स ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, ओ सॉरी, मिल्की वे गैलेक्सी कांट मिल्की वे गैलेक्सी कांट सपोर्ट लाइफ। ओके डन। उसका इसको मैं क्वांटिफायर के टर्म में भी लिख देता हूँ। ऑल है तो कौन सा क्वांटिफायर रहेगा? यूनिवर्सल क्वांटिफायर। तो फॉर ऑल एक्स इन एस, एक्स क्या, ओके, इधर एक्स क्या है? इधर एक्स है प्लेनेट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, सेट ऑफ प्लेनेट। देन इसको तो ऊपर हमने डिफाइन किया है ना। हाँ ठीक। वो आप लिखेंगे ना जब ऊपर वाले सारे स्टेटमेंट आप एक बार इस प्रकार से लिखेंगे, क्वांटिफायर के टर्म में लिखेंगे, तो आपको ये वाले स्टेटमेंट ऑटोमेटिक पता चल जाएंगे, ठीक। ओके। फॉर ऑल एक्स इन एस, एक्स कांट सपोर्ट लाइफ। देन राइटिंग पे मत जाओ, आपको समझ में आ जाएगा वो तो। ओके, 3 किए हैं मैंने, 2 आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक। आप समझ के करोगे ना, आपको बहुत इजी। आपको मैं समझा देता हूँ इधर। एवरी स्टूडेंट इन दिस क्लास हैज a टेक्स्ट बुक। उसका नेगेशन क्या होगा कि भाई इसमें क्या कह रहे हैं कि भाई सभी स्टूडेंट के पास टेक्स्ट बुक है। तो अगर मेरे को एक ऐसा स्टूडेंट मिल गया कि जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं कि स्टेटमेंट गलत है। तो बस वही, मेरे को एक ऐसा स्टूडेंट मिल रहा है कि जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, देन खत्म। पांचवा स्टेटमेंट, पांचवा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ऑल कार्स ऑफ टाटा मोटर्स रिक्वायर्स फ्यूल। तो उसका नेगेशन क्या होगा कि मेरे को एक एक कार ऐसी मिल जाए टाटा मोटर्स की कि जो फ्लूइड पे रन ना करती हो, मतलब उसको और चलाने के लिए पेट्रोल या वगैरह की जरूरत नहीं है। पेट्रोल वगैरह की जरूरत नहीं है, पेट्रोल डीजल किसी की भी जरूरत नहीं है। हम ईवी कार्स ले ले, ईवी कार्स में कहाँ पेट्रोल वगैरह लगता है। सो सही है ना। तो अगर मेरे को एक ऐसी कार मिल जाए कि जिसमें फ्लूइड की जरूरत नहीं है, तो वो इसका नेगेशन हो गया, ठीक।
तो उसको आपको लिखना है इस तरीके से। ये भी आपको सपोर्ट करेगा। आप एक बार फिर से यहाँ पॉज कीजिए, यहाँ आप रुकिए, टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग एंड देन प्रोसीड। ठीक, ओके। एक दो एग्जांपल लेता हूँ मैं, जो जरूरी है, मेरे को नेक्स्ट क्लास में यूज होगे। वैसे कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ और उसके बाद मैं इधर से आपके पास से गुड बाय करूंगा, ठीक है? ओके। तो एक एग्जांपल ऐसे लेता हूँ मैं। एग्जांपल है कि ए सबसेट ऑफ बी। तो इसका मतलब क्या करते हो? इस स्टेटमेंट का मतलब क्या निकालते हो? ए सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या निकालते हो? कि ऑल, इसका मतलब होता है ऑल एलिमेंट ऑफ ए ऑफ ए बिलोंग्स टू बी। ओह सॉरी, ओके। कि सभी एलिमेंट के ई और सी में गड़बड़ हो रही है, तो आपके लिए थोड़ा, ओके, डन, ओके। सो अब समझो, ये हो गया। तो इसका हम क्वांटिफायर के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? किस चीज को क्वांटिफायर के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ऑल, अच्छा, क्वांटिफायर के टर्म में लिखने से पहले क्या डिफाइन करना पड़ेगा मेरे को? मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा कि इसका सेट क्या है। तो सेट डिफाइन करेंगे, सेट क्या हुआ इसमें? ए खुद, ए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए। सो ए खुद सेट हो गया है मेरा। इसका प्रॉपर्टी क्या है? अ, इसका प्रॉपर्टी क्या है? ओके, अब एलिमेंट बिलोंगिंग टू, बिलोंग्स टू बी। मतलब ए में जो एलिमेंट है वो आ कहाँ से रहे? बी में से। वो मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ओके। सो फिर से क्या चीज हुई कि जितने भी, हाँ, जितने भी एलिमेंट्स ए के है वो सभी बी में भी है। ओके, ओके, बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ओके, ठीक, ओके। तो ये प्रॉपर्टी गई, प्रॉपर्टी ये सेट हो गए। इसको हम लिखेंगे क्वांटिफायर के टर्म में। कैसे लिखेंगे? इन टर्म्स ऑफ क्वांटिफायर हम कैसे लिखेंगे? ई बाई ऑल। तो क्वांटिफायर कौन सा आएगा? यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉर ऑल एक्स इन ए। हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है? एक्स इज इन बी। खत्म। इसका नेगेशन क्या होगा? ओके, स्टेटमेंट क्या है फिर से? स्टेटमेंट क्या है मेरा? ये स्टेटमेंट कैसा है? ये मेरा स्टेटमेंट है, ए सबसेट ऑफ बी। तो इसका नेगेशन क्या होता है?
A is not subset of B. Then इसका नेगेशन क्या होता है? इसका नेगेशन होता है इसका नेगेशन होता है A is not subset of B. ठीक, ओके। लेकिन ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों इक्विवेलेंट है, तो इस स्टेटमेंट का नेगेशन क्या होता है? ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ए में से मुझे कोई भी x दिया जाए, गिवन एनी x इन ए, x इज इन बी, तो इसका नेगेशन क्या होगा? मेरे को एक ऐसा x मिल जाएगा, मेरे को एक ऐसा x मिल जाएगा जो ए में तो होगा लेकिन बी में नहीं होगा। मतलब इसको पहले शब्दों में लिखते हैं। There exists x in A but x is not in B। तो इसमें सेट कौन सा हो गया? सेट हो गया, सेट वगैरह तो सेम रहते हैं ना नेगेशन में। हाँ, तो इसका पहले तो क्वांटिफायर कौन सा होगा? क्वांटिफायर हो गया एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर मेरा। सो इसको क्वांटिफायर के टर्म में लिखते हैं। क्या होगा क्वांटिफायर के टर्म में? देयर एक्सिस्ट x in A but x is not in such that x is not in B। हाँ, तो मेरे को एक ऐसा x मिल रहा है कि जो A में है लेकिन B में नहीं है, तो वो सबसेट नहीं होगा, वो तो क्लियर बात है। तो मेरा ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट भी इक्विवेलेंट हो गया। वो तो होना ही था क्योंकि इस पे से ही तो ये लाया हूं मैं। ठीक, डन। एक और लास्ट एग्जांपल लेता हूं मैं क्योंकि टाइम भी काफी हो चुका है। सो लास्ट एग्जांपल, इसका बहुत यूज होने वाला है, इसका बहुत यूज होने वाला है क्योंकि इस पे से मैं नेक्स्ट लेक्चर भी इस पे लूंगा थोड़ा सा। ठीक, क्योंकि ये काफी इम्पोर्टेंट है। मैं ले रहा हूँ एक सेट ले रहा हूँ x जो सबसेट है रियल नंबर का। ठीक, इसके लिए मैं एक स्टेटमेंट लेता हूँ कि फॉर स्टेटमेंट क्या ले रहा हूँ मैं? फॉर एनी x in x there exists r in r। There exists r in r so that r, okay, x is less than r। मतलब क्या कह रहा हूं मैं? ओके, इसको पहले समझते हैं क्या कह रहा हूं मैं कि सेट x मेरे पास जो है, जो सेट x r का है, तो मैं इधर से मैं ऐसा कर सकता हूँ कि भाई रियल नंबर पे दिखा सकता हूँ ये वाला x, क्योंकि ये वाला x भी r में तो है ही, तो इधर का पर भी मेरा x हो जाएगा। तो मैं r कौन सा चूज करूंगा? तो मैं r की जगह पे x+1 ले लेता हूँ।
तो ये x प्लस वन x से तो बड़ा ही होगा और x प्लस वन मुझे मिलेगा भी सही और वो r में ही मिलेगा क्योंकि x खुद r में है तो x प्लस वन r में होगा ही होगा तो मुझे r मिलेगा ही ऐसा r मिलेगा ही मिलेगा कि जो x से बड़ा होगा ठीक तो स्टेटमेंट तो सही है तो उसको हम इन टर्म्स ऑफ क्वांटिफायर भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिफायर कैसे लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ क्वांटिफायर कैसे लिखेंगे पहले तो सेट डिफाइन करना पड़ेगा तो सेट के तौर पे क्या होगा सभी x जो x में है कैपिटल x में सो सेट हो गया मेरा x मेरी प्रॉपर्टी क्या होगी there exist r belongs to r so that x less than r ठीक ओके ओके सो मेरे को ऐसा मिल रहा है तो इन टर्म्स ऑफ क्वांटिफायर आप क्या लिखेंगे फॉर ऑल ओके इसको हम कैसे लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ क्वांटिफायर आप कैसे लिखोगे फॉर ऑल x in x there exist r belongs to r such that x less than r तो इस चीज को आप ऑब्जर्व करोगे इस चीज को आप ऑब्जर्व करो अगर कौन सी चीज इस स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करो तो ये अलग से एक क्वांटिफायर वाला स्टेटमेंट बन रहा है देखो ये अलग से आपके पास एक क्वांटिफायर वाला स्टेटमेंट बन रहा है कैसे देखो इसमें क्या हो रहा है देयर एग्जिस्ट आर इन आर सब्जेक्ट सो इधर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर हो जाएगा देयर एग्जिस्ट आर इन कैपिटल आर सब्जेक्ट x is less than r और ये तो मेरा पास है ही है आगे क्योंकि x भी तो डिफाइन होना चाहिए तो मेरे पास ये तो है ही है कि फॉर ऑल x in x for all x in x there exists r in r so that x less than r तो ये तो स्टेटमेंट है हमारा सो इसको कहते हैं इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट विच multiple quantifiers multiple quantifiers डन ओके उसका नेगेशन भी कैसे होगा देखो नेगेशन हो का नेगेशन देखते हैं ठीक लास्ट लास्ट के ऊपर इसका नेगेशन कैसे लिखते हैं
इसका नेगेशन हम लिखेंगे ऐसे। नेगेशन कैसे लिखेंगे इस चीज पर? इसका नेगेशन होगा। ओके, हम क्या कर रहे हैं, हर एक एक्स ले रहे हैं, ठीक। उसके लिए उसके करस्पॉन्डिंग हम एक आर ऐसा ढूंढ रहे हैं कि जिसके लिए ये प्रॉपर्टी, सॉरी, ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो। हम एक्स में से सभी एलिमेंट ले रहे हैं, सभी एलिमेंट ले रहे हैं, और उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हम आर ढूंढ रहे हैं रियल नंबर में से, जिसके लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो। तो उसका नेगेशन कैसे होगा? इसका नेगेशन कैसे होगा कि भाई मेरे को एक ऐसा एक्स मिल जाए, सॉरी, एक ऐसा एक्स मिल जाए, एक एक ऐसा एक्स मिल जाए एक्स में से, कौन से एक्स में से, ये कैपिटल एक्स में से एक ऐसा एक्स मिल जाए जिसकी वजह से मैं आर में से कोई भी आर ले लूं। आर में से मीन्स इस रियल नंबर के सेट में से कोई भी आर ले लूं, लेकिन ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना हो। मतलब मैं लिखता हूं, देयर इज एक्स इन एक्स such that for all r in r, for all r in r, x is not less than r। इसका मतलब क्या होगा? अरे यार क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या होगा? ओके, इसका मतलब होगा, आपको लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी पता होगा कि रियल नंबर जो, ओके, आर अगर रियल नंबर में से आ रहा है, लेते ए कॉमा बी, ए कॉमा बी अगर आर में से आ रहा है, तो इनके इनके बीच तीन ही कंडीशन हो सकती है। कैसे तीन कंडीशन? या तो ए इक्वल टू बी होगा पहली कंडीशन, और ए लेस देन बी होगा दूसरी चीज, ए भी हो सकती है, और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है ए लेस देन ए ग्रेटर देन बी। ये तीन ही कंडीशन हो सकती है, चौथी कोई कंडीशन नहीं होगी, या ये दोनों एक साथ भी नहीं हो सकती। मतलब तीनों में तीनों एक साथ नहीं हो सकती, हाँ, दो तो हो सकती है ना, लेस देन और इक्वल टू बी। मतलब दो नंबर अगर फिक्स है तो तीन में से कोई एक ही कंडीशन उस पर अप्लाई हो सकती है, दो भी नहीं हो सकती। तीन में से सिर्फ एक ही कंडीशन अप्लाई हो सकती है, या तो ए इक्वल टू बी होगा, ई लेस देन बी होगा, या ए ग्रेटर देन बी होगा, तीन में से एक ही कंडीशन। तो इसमें अब कौन कौन सी दो कंडीशन बच गई इस चीज में? तो एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, ऐसा हो जाएगा। तो उसको इन टर्म्स ऑफ 25 कैसे लिखेंगे? ओके, पहला देयर इज, इसको एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर लिखेंगे, ठीक। तो इसको हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिफायर्स। तो कैसे लिखेंगे? इन टर्म्स ऑफ क्वांटिफायर्स कैसे लिखेंगे?
there exists x in x such that। अब एक साथ लिखता हूँ। इसको इसको भी क्वांटिफायर कैरेक्टर में लिख सकेंगे। इस प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हुई, तो इसको भी हम क्वांटिफायर कैरेक्टर में लिख सकेंगे। कैसे लिखेंगे? फॉर ऑल, इधर लिख दिया, फॉर ऑल आर इन आर for all r in r uh, x x greater than or equal to r। डन, ये सब हो गया। तो आप एक बार फिर से, ओके, सॉरी, इधर एक पॉज रिव्यू, मतलब इधर भी हमारा, इधर भी एक पॉज लेने का है आपको। इधर भी पॉज लो, इधर 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 भी एक पॉज लो, फिर इसको रीड करो, ठीक है, देन आगे बढ़ो, और इधर भी एक पॉज लो, और इसके बाद आगे बढ़ो, ठीक। और इसके बाद आएंगे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में आपको क्या करना है? तो एग्जाम्पल में आपको करना है, पहले तो आप क्या करोगे? स्टेटमेंट है कि नहीं वो चेक करोगे, ठीक। स्टेटमेंट चेक करो। दूसरा, सेट कॉन्टेक्स्ट। तीसरा लो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी आ गई। चौथी चीज, राइट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिफायर्स, in terms of quantifiers, terms of quantifiers। और पांचवा, राइट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिफायर्स। और पांचवा क्या होगा? की बाई नेगेशन। इतना आपको इन सब के लिए करना है। तो पहले के लिए आ जाएगा, दूसरे के, ये पांचवा जो एग्जांपल है ना, उसके लिए सेट आपको डिफाइन करके दे देता हूँ मैं। पांचवा एग्जांपल के सेट को डिफाइन कर देता हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा हार्ड है, सो इसके लिए मैं सेट डिफाइन कर देता हूँ मैं। सेट ऐसे डिफाइन होगा, हमको क्या करना है? एक्स और वाई लेना तो आर में से ही है, एक्स और वाई दोनों आर में से लेना है, लेकिन एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई करो। एक्स कॉमा वाई ले लेता हूँ R2 में से, तो इसका मतलब एक्स भी कहाँ से आ गया? आर में से। वाई भी कहाँ से आ गया? आर में से। तो ये दो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि एक्स और वाई आर में से लेनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन में लिख देता हूँ एक्स ग्रेटर देन 0, so that x greater than 0 होगी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। सो इन सब में तो आपको आएगा ही आएगा, इसमें नहीं आया, थोड़ा हार्ड था तो मैं दे रहा हूँ, ठीक। इसको हम डिस्कस करेंगे उत्तर दर्शन वाले पार्ट में। मैं पहले पूरा आ जाता हूँ। सो आज जितना भी हमने कवर किया इस लेक्चर में, उसको आप पहले एक बार देख लो, ठीक। जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, या आप टेलीग्राम चैनल पे भी, टेलीग्राम चैनल पे इसकी नोट आ जाएगी। मुझे डाउट या तो कमेंट बॉक्स में बताओ, या तो आप मुझे पर्सनली ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल के भी मैं लिंक दे दूंगा, और
कमेंट बॉक्स तो आपके लिए खुला ही है, सो आप अपने डाउट उधर लिख सकते हो। दूसरी चीज़ कि जो मैंने करा है आज थोड़ा-सा जो वीडियो होगा वो लंबा हुआ है। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई थोड़ा-सा जो पहला पार्ट था उससे थोड़ा-सा थोड़ा-सा माइनर सा आपको हार्ड लग सकता है। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए नया है, तो आपको थोड़ा हार्ड लग सकता है। नया है इसलिए हार्ड है थोड़ा-सा, वरना वैसे आप जो प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपके लिए हार्ड नहीं रहेगा, ठीक है? तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस कैसे करनी है? अब मैंने आपको जो हुक बताई थी कुमरे सेंसर की, वो आप ले सकते हो। दूसरी चीज़, जो मैंने एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं, वो भी आप करिए, जिसकी वजह से आपको थोड़ा बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। मैं सॉल्व कराऊँगा, मैं उस पूरा पूरा जो एग्ज़ाम्पल है उसको पूरा समझाऊँगा, उसके बाद सॉल्व करवाता हूँ। तो वो वीडियो भी आप प्लीज़ देखिए कि जिसकी वजह से आप सॉल्व तो कर पाएँगे, पर आपको जो समझ आनी चाहिए वो ज़्यादा आ जाएगी। जिसकी वजह से हम आगे जितने भी लेक्चर्स करेंगे स्टेटमेंट पे या किसी भी चीज़ पे, उसमें क्वांटिफायर्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वांटिफायर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ उस चीज़ को ऐसे हल्के में मत लीजिए कि भाई ये तो आ जाएगा, कभी भी आ जाएगा, नहीं। थोड़ी इस पे मेहनत करो, ठीक? डन? और जो जितना काम मैंने दिया है उतना करो और आप एक्स्ट्रा करने के लिए कुमरे सर की बुक ले लो, ठीक? कुमरे सर की बुक ले लो, ठीक है? ये वाली बुक जो मैंने बताई थी आपको, ये वाली, ठीक? तो ये ले लो, ठीक? आपको बहुत हेल्प मिलेगी इसमें से। सो इसका उत्तर दर्शन भी मैं जल्द ही दे दूँगा क्योंकि थोड़ा-सा हार्ड है, तो शायद आपको आपका आंसर अगर गलत हो जाए तो ऐसे सैड मत हो जाना, ठीक है? नया है इसलिए थोड़ा-सा गड़बड़ हो सकती है, तो आप ऐसे सैड मत होना, ठीक है? आपको आ जाएगा धीरे-धीरे। एकदम से तो मुझे भी नहीं आता था, ठीक है? एकदम से तो मुझे भी नहीं आया था, मुझे भी थोड़ा टाइम लगा था। ठीक है? ये सभी जगह पे यूज़ होगा। रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ये सभी जगह पे यूज़ होगा। ठीक है? जो मैंने एग्ज़ाम्पल में एक एग्ज़ाम्पल आपको दिया था, उसमें भी मैं आपको बताऊँगा उत्तर दर्शन में। वो रियल एनालिसिस का पूरा एक थ्योरम है। वो पूरा एक थ्योरम है। उसको प्रूफ भी किया जा सकता है। उधर हम प्रूव करेंगे भी सही, जब रियल एनालिसिस वाला हम पार्ट लेंगे तब। सो प्लीज़ इसको ऐसे मत करो कि भाई ठीक है चलो आ जाएगा, नहीं, आप पूरा प्रैक्टिस कर लो, जहाँ तक नहीं आता है आप पूरा प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है? और गड़बड़ लगे आप ग्रुप डिस्कशन करोगे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप डिस्कशन करो, आप अपने मेंटर से पूछो, फिर भी नहीं आता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ या ईमेल करो, जैसा मैंने कहा है, ठीक है? ये है ईज़ी लेकिन आपको प्रैक्टिस माँगता है ये, ठीक है? कोई भी चीज़। आप जब डेरिवेटिव सीखे थे, तो आपको डेरिवेटिव हार्ड लग रहा था। फिर ज धीरे-धीरे उसके यूज़ेज़ आए, सब आए, तो उसमें से थोड़ा ईज़ी हो गया। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस की। आप जब इंटीग्रेशन सीखे पहली बार सीखे थे, तब हार्ड लग रहा है, अभी भी लग रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि इंटीग्रेशन काफ़ी बड़ा है, वो उसका वो पूरा। तो वो थोड़ा हार्ड लग सकता है, लेकिन आप जितनी भी प्रैक्टिस करते रहोगे, उसके बाद वो थोड़ा ईज़ी हो जाएगा। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ईज़ी होगा, ठीक? तो उसकी प्रैक्टिस करते रहो। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको उत्तर प्रश्न के लेक्चर में, इसका उत्तर लेके। तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।